नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करेंगे कोविड अस्पताल का शुभारंभ। कुमाऊं के लोगों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा। डीआरडीओ व जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान। उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। एलोपैथी विवाद पर बाबा रामदेव से पूछे गए 25 सवालों के जवाब के लिए आईएमए ने तैयार किया डॉक्टरों का पैनल। विवादित बयान से मुश्किल में हैं बाबा रामदेव। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राहत न मिलने से बस मालिकों ने परमिट किए समर्पित। प्रदेश सरकार के रवैये से नाराज वाहन मालिक। इस बैठक से भी नहीं मिली राहत। उत्तराखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित होगी ऑक्सीजन बेड। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 40% बेड को ऑक्सीजन की मांग। कोरोना संक्रमितों को प्रारंभिक सुविधा की पहल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार। 24 जून के आसपास पहुंच सकता है मानसून। बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नम हवाओं के वजह से उत्तराखंड का मौसम का मिजाज बदला। खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे लश्कर की बड़ी खबर से। लश्कर से बड़ी खबर आ रही। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का दौरा रद्द हुआ है। 31 मई को लश्कर में होना था ये दौरा। 1 जून को पहुंचेंगे लश्कर दौरे पर मंत्री सतपाल मलिक। लश्कर और खानपुर क्षेत्र का जायजा लेंगे। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का दौरा रद्द हुआ है। 31 मई को लश्कर में होना था ये दौरा। 1 जून को पहुंचेंगे लश्कर दौरे पर मंत्री सतपाल महाराज। लश्कर और खानपुर क्षेत्र का जायजा लेंगे। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का दौरा रद्द हो गया है। 31 मई को लश्कर दौरा होना था। वहीं अब 1 जून को पहुंचेंगे लश्कर मंत्री सतपाल महाराज, जहां लश्कर और खानपुर क्षेत्र का जायजा लेंगे। खबर रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के रहमतपुर बेलड़ा क्षेत्र से है, जहां जंगल में सरकारी ट्यूबवेल में बेलड़ा गांव के निवासी युवक का शव मिला था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे की मांग कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे उसका कार्रवाई। सर, परिजनों का कहना है कि वीडियो में 2 लोग आ रहे हैं और अभी उनसे पूछताछ भी की गई है। कुछ जांच में है? परिजनों का क्या कहना है इस बारे में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें डिटेल में मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मेरे बेटे की हत्या ही हुई है और अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। और जिन लोगों के हम फुटेज दे रहे हैं, जिन पर शक है, गांव वालों को भी शक है, रिश्तेदारों को भी शक है। एक पुलिस वाले की तो मैं जब उसको पकड़ा, बेल्ट पकड़ी, एक कलियर का लड़का है, उसने कहा इस केस को खराब कर दूंगा। सर, मेरा नाम अलका है और मैं बेल्डे गांव की हूँ। और मेरे पति 23 तारीख में घर से निकले थे, जो कि काम पे कहकर गए थे, लेकिन वो काम पर नहीं पहुंचे। और रास्ते में उन्हें 2 लड़के मिले और वो उनके साथ गए। और जिन पर हमारा शक है, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है अभी तक भी, और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हमने जो तहकीकात करी है उसमें कैमरे में दिखाई दिए हैं हमें 2। खबर चौखुटिया से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिए सेना द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया। कांगो ब्रिगेड की 14 डोगरा बटालियन ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में 10 बेड का एक कोविड सेंटर स्थापित किया, जिसका उद्घाटन ब्रिगेडियर ब्रिजेश कुमार अवस्थी ने किया। ये कोविड सेंटर सीएचसी द्वारा रेफर किए गए कोरोना लक्षण वाले रोगियों की सेवा में अहम योगदान देगा। ये कोविड सेंटर तैयार कर सेना के द्वारा सिविल प्रशासन को सौंपा गया है। सेना के इस कदम से न केवल दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में स्थानीय प्रशासन को कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी,
इस दौरान 14 डोगरा बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अमित सैनी, एसडीएम व डॉक्टर अमित रतन आदि लोग मौजूद रहे। देना चाहता हूँ हमारे ब्रिगेडियर साहब को रानीखेत से। उन्होंने यहाँ पर 10 बेड का कोविड अस्पताल यहाँ पर खोला और हमने पीडब्ल्यूडी का ये पूरा जितना हमारा यहाँ पर निरीक्षण भवन था, हमने इसको पूरा का पूरा जो है कोविड अस्पताल के लिए दे दिया गया है। इसके अंदर पूरी फैसिलिटियाँ हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी अंदर पूरी बनी हुई है और साथ ही साथ जो है इसमें हमारा प्रशासन और हमारे डॉक्टर भी इसमें लगे हुए हैं। सारे डॉक्टरों की वजह से हमारे लोकल के डॉक्टर जो हैं, जो सामुदायिक केंद्र चौखुटिया के अंदर में है, वो लोग भी सब यहाँ पर हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। हमारी आशाएं यहाँ पर जो हैं उनको सब पीपी किट और अन्य चीज़ यहाँ पर दे दिया गया। खबर बाजपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान स्वास्थ्य विभाग से वैकल्पिक व्यवस्थाएं किए जाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी एकत्र हुए, जहां कर्मचारियों द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर बीती 27 मई से काले फीते बांधकर कार्य किया जा रहा है। वहीं मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने 1 और 2 जून को कार्य बहिष्कार करते हुए आइसोलेशन में रहने की चेतावनी दी। कि आपको पहले से पता है, हम लोगों ने 27 तारीख को अपना एक ज्ञापन सौंपा था अपने चिकित्सा अधीक्षक को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, कि हमारी 9 सूत्रीय जो मांगे थी उन पर विचार किया जाए, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। लेकिन आज तक इतने दिन होने के बाद भी सरकार व शासन द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली गई है। मजबूरन हमें कार्य का बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, जिसके संबंध में फिर हमने आज पुनः ज्ञापन दिया है कि जनमानस को कठिनाई ना हो। जो इस समय कोरोना फैला हुआ है उसके चलते किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, हमने पूर्व में ज्ञापन दे रखा है चिकित्सा अधीक्षक को। आज हमने पुनः ज्ञापन दिया। दिनेशपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों पर ध्यान देने की मुख्यमंत्री से अपील की। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर आशा कार्यकर्ता कमला मंडल ने कहा कि हम लोग कोविड-19 के बावजूद घर घर जा रहे हैं। कोविड-19 चीज़ों की लिस्ट, देखरेख से संबंधित अन्य कार्य जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाते हैं, हम लोग लगातार उसका पालन कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारी मांगों पर तुरंत ध्यान दें। हमारी मुख्य मांग 10,000 प्रति माह वेतन की है और साथ ही 50 लाख रुपए का कोरोना वायरस के दौरान बीमा किए जाने के बाबत हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कोरोना महामारी में हजारों बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है। देश के साथ प्रदेश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता और रिश्तेदारों की मौतें हुई हैं। ऐसे में उनके सामने आजीविका से लेकर शिक्षा जारी रखने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। खासतौर से उच्च शिक्षा की मोटी फीस जुटाना इन बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लाजवाब पहल की है। इस ग्रुप ने कोरोना त्रासदी में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। यह वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग के पौड़ी खाल निसड़ी स्थित NHM सेंटर 4 सालों से बंद पड़ा है। आलम यह है कि सेंटर का प्रयोग नहीं किए जाने से ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोग ANM सेंटर को खोलने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। स्वास्थ्य महकमा इस ओर लापरवाह बना हुआ है। आपको बता दें, बछड़सियों पट्टी की 2500 की जनसंख्या को लाभ पहुंचाने के मकसद से 1 दशक पहले पौड़ी खाल में ANM सेंटर की स्थापना की गई। इस सेंटर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिलने के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिल रही थी, जिस कारण महिलाओं को जिला अस्पताल व श्रीनगर नहीं जाना पड़ता था। मगर 4 साल से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण सेंटर को बंद किया गया है। यहां तैनात ANM और फार्मासिस्ट का स्थानांतरण होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस सेंटर की ओर ध्यान नहीं दिया है। जी, न्याय पंचायत स्तर पौड़ी खाल में जो भी ANM यहाँ पे ड्यूटी पे हैं और यहाँ पे अपना सेवा दे रही थी, वो जो है सुख सुविधाओं की वजह से वो जो है कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो गई है। और ये महामारी कोरोना जो चल रहा है, इसमें ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी ANM पौड़ी खाल में कोई वहाँ सुध लेने वाला नहीं है। इसके लिए तो विभाग जिम्मेदार होगा जी, क्योंकि विभाग को सोचने जैसे पिछले साल में इसको खोल दो जी, कोई आया नहीं वहाँ से। कहाँ है यहाँ के जो कर्मचारी हैं? कर्मचारी यहाँ खांगरे में रहते हैं साहब। क्यों? और रुद्रप्रयाग में सीएमओ साहब हैं, सबको क्या पता सोचने गए होंगे पास, जब इनसे कहा था कि ताब यहाँ खोल दो ताला, क्योंकि हमारे पास उस समय यहाँ पर कम से कम 11-12 पेशेंट थे यहाँ पर कोरोना के। स्कूल में एडमिट कराया, कहीं उनको अगर होता 2 कमरे वहाँ भी थे तो नहीं हुआ ऐसा। इस सुनने में आया जी गलती किसकी मानते हैं आप लोग? आगे तो इनकी माने हम शासन प्रशासन की। पद में 81 के सापेक्ष 54 ANM कार्यरत हैं, बाकी पद रिक्त हैं। वहाँ का पद रिक्त है, जैसे नई नियुक्ति होती है वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में उसका चार्ज खाखरा के ANM के पास में है। खबर हरिद्वार से है, जहां कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है। भारत में दूसरी लहर में लाखों की संख्या में लोग इस काल का निवाला बन गए और कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। इस समय में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि समाजसेवी डॉक्टर विशाल गर्ग काफ़ी समय से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की राशन किट बांट रहे हैं। वहीं कोरोना काल में बेरोजगारी की मार झेल रहे ऑटो चालकों को हरिद्वार के ज्वालापुर में ऑटो रिक्शा यूनियन कार्यालय पहुंचकर राशन किट का वितरण किया। सरकार को गरीब मजदूर वर्ग को राशन के साथ नगद आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवानी चाहिए। जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और इस कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा विभीषिका रही है। तो आज हम यहाँ पे टेम्पो यूनियन में, यहाँ पे सद्भावना टेम्पो यूनियन में गुलाम साबिर जो हमारे मित्र हैं, उनके आग्रह पर यहाँ पे जो टेम्पो स्टैंड के लोग हैं,
क्योंकि सभी लोगों की आजीविका में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आजीविका इस समय नहीं है, कार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम किया और करीब करीब सभी लोगों को यहाँ पे एक राशन की किट आज वितरित करी है। और कोरोना काल क्योंकि चल रहा है, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कल देर रात से रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नारकोटा के पास बंद पड़ा है। यहां पर बिना बारिश के ही पहाड़ी दरक रही है। हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। अभी भी हाईवे खुलने के कोई आसार नहीं हैं। हालांकि हाईवे के दोनों छोरों से पॉकलैंड मशीन मलबा साफ करने में जुटी है। वहीं राजमार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ चुकी है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों चार धाम परियोजना के तहत कार्य चल रहा है। रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर आगे हाईवे नरकोटा से पहाड़ी से कटिंग के दौरान मलबा गिर रहा है। कल देर रात हाईवे पर पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिर गया जो अभी तक साफ नहीं हो पाया। रोड जो है नेशनल हाईवे रोड, गाड़ी वही है बोलेरो। अच्छा यहां से गिरी आगना में अंदर पड़े टूटा हुआ है। रात जो है क्या कहते हैं ये सिरोगढ़ की लोग काफ़ी बारिश हुई है, जिससे नरकोटा और सम्राट होटल के बीच में ऊपर पूरी पहाड़ी खिसक के शायद सड़क भी टूट गई होगी, उससे वो नीचे नदी तक वो एक तरफ से पहाड़ ने सड़क को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो सुबह मैं करीब 7 बजे से पूर्व मौके पे गया था, तो दोनों तरफ से हमने पॉकलैंड मशीन लगाई है। करीब 4 मशीनें वहाँ पे इसमें काम कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना को मात देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना से जुड़े सभी अभियानों को 100% सफल बनाने के लिए अग्रणी पंक्ति की कोरोना वॉरियर्स माने जाने वाली आशाओं को सरकार ने एक मल्टीमीडिया मोबाइल फोन और प्लस ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और HbA1c किट, ड्रेस आदि सामान मुहैया कराया जा रहा है। हमारे लक्सर ब्लॉक में 219 आशाएं हैं और 8 हमारी AF हैं और हमारी ANM भी हैं। बाद में उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इनको आशाओं को मोबाइल फ़ोन, डिजिटल इनको थर्मामीटर और इनफैक्ट थर्मामीटर भी दिया जा रहा है, जो दूर से हम चेक करते हैं उसको स्कैनिंग करते हैं। और उसके बाद उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी एक दिया जा रहा है प्रत्येक को, और उनको किट दी जा रही है और ग्लव्स, मास्क उनको, क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको घर घर जाना होता है, कोविड पेशेंट के यहाँ भी सबके यहाँ जाना पड़ता है, तो इनको सबसे महत्वता के तौर पर इनको हर एक चीज़ मुहैया कराई जा रही है। बताया कि डॉक्टर साहब ने कि आशा को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं और जी पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, HbA1c किट। तो ये आशा हमारी घर घर जाएंगी, घर घर जाके स्कैनिंग करेंगी और जो कोई हमें लगता है कि बीमार व्यक्ति है उनके वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी स्कैनिंग करने के बाद उसको हायर सेंटर तक रेफर करेंगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में
आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के 4,600 ग्रेड पे की कटौती को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से फरमान जारी हुआ था कि उत्तराखंड के पुलिस जवानों की 20 साल की नौकरी होने पर 4,600 नहीं 2,800 ग्रेड पे दिया जाएगा, जिससे पुलिस के जवानों में काफी आक्रोश है। इस आदेश से लगभग हजारों पुलिसकर्मी प्रभावित होने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौर में उत्तराखंड पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के साथ मानवता का भी धर्म निभा रहे हैं। जब इस कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया था तो कोरोना संक्रमित डेड बॉडी का अंतिम संस्कार पुलिस कर्मियों ने किया। लेकिन जब इन पुलिस कर्मियों की जरूरत की बात आती है तो उच्च अधिकारी व सरकार मौन धारण कर लेते हैं। 2001 में पुलिस में भर्ती हुए जवानों ने 20 साल पूरे होने के बाद 4,600 रुपए ग्रेड पे मिलना था, लेकिन पुलिस मुख्यालय से फरमान जारी हुआ कि 20 साल का वक्त पूरा होने पर जवानों को 4,600 नहीं बल्कि 2,800 ग्रेड पे मिलेगा। ग्रेड पे की उम्मीद में बैठे पुलिसकर्मियों को इस फरमान से भारी धक्का लगा है। उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने पुलिस जवानों को बुलाकर बातचीत की और उन्हें ASI का पद और 4,200 पे ग्रेड का ऑफर दिया, लेकिन पुलिस जवानों ने अपने हक की बात करते हुए 4,600 पे ग्रेड पर अड़े रहे। पिछले एक साल से आप सब ने कोरोना काल में जिस प्रकार से ड्यूटी दी है, उसकी पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, समाज के हर वर्ग में प्रशंसा की गई है और ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। ये भी लेकिन ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से वेतन की विसंगतियों के संबंध में हमारे जवानों में कुछ चिंता व्यक्त की गई है और उसको देखते हुए पिछले महीने, इसी महीने की शुरुआत में DG साहब के अप्रूवल से हम लोगों ने एक बहुत डिटेल प्रपोजल शासन को भेजा है, जिस पर शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में और उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि DGP साहब, पुलिस मुख्यालय और पुलिस विभाग के सभी विंग्स के हर वरिष्ठ अधिकारी आपकी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है और हम निरंतर प्रयासरत हैं। शासन का भी रुख बहुत सकारात्मक है, ऐसा नहीं है, और जिसने भी ये कहा है कि शासन आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विचार विमर्श की प्रक्रिया, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन देर सवेर हमारे जवानों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। और लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, कृपया अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। कर्मियों की ग्रेड पे को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो इस बारे में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, उस पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है जो अपना काम कर रही है। राज्य सरकार के लिए पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो केवल कानून व्यवस्था का ही काम नहीं देखती,
बल्कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य कार्य हैं उनको भी संपन्न करती है। वर्तमान कोरोना काल में पुलिस ने जो कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है और निभा रही है वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दल इस कोरोना काल में केवल बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे के बारे में भी जो बयानबाजी वे कर रहे हैं वे निश्चित तौर पर अवांछनीय है। पुलिस ने जवानों के 4600 ग्रेड पे ना मिलने पर मामला राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। विपक्षी पार्टी ग्रेड पे कटौती को पुलिस के जवानों के हक पर डाका बता रही है। इस पूरे मामले पे उत्तराखंड क्रांति दल ने सीएम आवास कूच किया था, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों के हक के लिए यूकेडी सीएम आवास कूच कर रही थी उन्होंने ही अपना फर्ज को आगे रखकर उन्हें सीएम आवास जाने से पहले ही रोक दिया। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि पुलिस के जवानों के ग्रेड पे की कटौती करना तानाशाह रवैया दर्शाता है। 25 साल करने पे उसको 4800 दिया जाएगा। ये छठे वेतन आयोग ने भी कहा और 7वें ने फिर इसमें संशोधन किया और संशोधन करके क्लियर कट बता दिया था कि कितना ग्रेड पे उसका होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए पुलिस वालों को लगभग 1800 प्रति माह के हिसाब से कटौती की गई है। जिन भी कांस्टेबल्स को पदोन्नति नहीं मिल पाती, प्रमोशन नहीं मिल पाता, उनको वेतन उन्नति का प्रावधान पहले की सरकारों ने किया था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अच्छे दिन का वादा तो इन्होंने जरूर किया, लेकिन समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ना हुआ हो। और आज 3,500 से 4,000 हमारे कांस्टेबल्स जो पास आउट हैं 2001-2 के, वो टकटकी लगाकर देख रहे थे, अपने ग्रेड पे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज उनके साथ जिस तरह से कुठाराघात हुआ है, मामला कोर्ट में लंबित है और निर्णय आने तक अब इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके साथ अन्याय हुआ है। आपके साथ इंसाफ हो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल लड़ेगा। तो इसी को लेकर के हमारा ये कहना था कि भाई आप एक कमेटी बनाइए। तो उन्होंने कमेटी तो बना दी थी, लेकिन वो कमेटी धूल झोंकने जैसी कमेटी थी आंखों में। 1 महीने तक उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो हमने जब घंटाघर पे इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे उपवास किया तो फिर सेकंड डे उन्हें कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई 28 तारीख को जो कैबिनेट होने वाली है उसमें आप ये विषय लाइए। और हमने कहा था कि भाई अगर आप 28 तारीख के कैबिनेट में ये विषय नहीं लाएंगे तो हम सीएम आवास पर कूच करेंगे, वहां पे भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारी चेतावनी के बावजूद, तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद भी और ये जानते हुए भी कि भाई ये संवेदनशील विषय और पुलिस के जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार इसको कैबिनेट में लेके नहीं आई। तो मजबूरन हमें सीएम आवास कूच करना पड़ा, जिसमें पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके मुकदमे वगैरह लगा दिए थे। लेकिन हमारी इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मियों का अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद का संगठन होता है, लेकिन पुलिस के जवानों की आवाज उठाने के लिए कोई संगठन ही नहीं है। आखिरकार पुलिस के जवान अपनी आवाज कैसे बुलंद करें? अगर पुलिस के जवान अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस जवानों के लिए आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारी बरसात, कपकपाती ठंड और गर्मी में 24 घंटे ड्यूटी कर अपना फर्ज अदा करते हैं। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।